हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आज के सेशन में हम आपका इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाले चैप्टर का आगे वाला पार्ट कंटिन्यू करेंगे। लास्ट सेशन में हमने टी.एच. मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा, जहां पर मॉर्गन ने लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के बारे में डिस्कस किया था। अब आज के सेशन का हमारा जो टॉपिक है दैट इज ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। ऑटोसोमल इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है वो अच्छे से समझने के लिए आपको आज का सेशन पूरा देखना पड़ेगा। और आज का सेशन देखने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस पहले ज़रूर देखें। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पर दी हुई है, आई बटन पे भी आती है आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का ऑप्शन, तो आप वहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आज का सेशन देखने से पहले या कोई भी करंट वीडियो देखने से पहले आपका प्रीवियस सेशंस क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पहले का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आगे का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करना है, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से। So today we are going to talk about autosomal inheritance. Inheritance मतलब क्या होता है, चैप्टर के नाम में ही इसका मीनिंग है। Inheritance का मतलब हमने बहुत पहले से समझा हुआ है। Inheritance means transfer of character from one generation to another generation. मतलब आपके फादर मदर से आपके अंदर जो कैरेक्टर्स आते हैं उस प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। ऑटोसोमल वर्ड का मतलब क्या है, तो देखिए हमारी बॉडी में जो कैरेक्टर्स या किसी जाइगोट में कोई कैरेक्टर्स कैसे जाते हैं, डीएनए की मदद से। डीएनए कहाँ पर प्रेजेंट होता है, मतलब डीएनए किस चीज़ से बना है, इट इज़ मेड अप ऑफ क्रोमोसोम्स। सो एक ह्यूमन बॉडी में, एक ह्यूमन सोमैटिक सेल में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, करेक्ट है। एक डिप्लॉयड सेट की अगर मैं बात करूं या एक ह्यूमन सोमैटिक सेल की मैं बात करूं, डेवलप्ड सेल की, तो उसके बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब 2n मतलब 23 पेयर्स। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स। और हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। कौन से दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है ऑटोसोम्स और एक है एलोसोम। एलोसोम का ही दूसरा नाम है सेक्स क्रोमोसोम। तो हमारे जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, यहाँ पर कितने पेयर्स हैं क्रोमोसोम्स के, 23 पेयर। ये 23 पेयर दो पार्ट में डिवाइडेड है। 22 पेयर मिलके एक ग्रुप बनाते हैं और 23rd वाला जो पेयर है, जो लास्ट वाला पेयर है, वो मिलके एक अलग कैटेगरी बनाता है। तो इन दोनों के बारे में समझ। ये जो दो अलग अलग ग्रुप हैं, ऑटोसोम्स और एलोसोम्स, इनका मीनिंग क्या होता है हमने पहले भी देखा है, आज क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। टोटल ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, एक सेल में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। एक सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, वन ह्यूमन सोमैटिक सेल कंटेन्स 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, या जिसको आप बोल सकते हैं टोटल 46 क्रोमोसोम्स। दीज 46 क्रोमोसोम्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज ऑटोसोम्स विच कंटेन 22 पेयर्स मतलब 44 क्रोमोसोम्स, और जो दूसरा वाला पार्ट है दैट इज एलोसोम्स, या इनको हम सेक्स क्रोमोसोम बोल सकते हैं। इस सेक्स क्रोमोसोम में कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, 2 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, 2 क्रोमोसोम्स, मतलब कि 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। 2 क्रोमोसोम मतलब एक जोड़ी, तो 1 पेयर ऑफ जो क्रोमोसोम है दैट इज 23rd पेयर। टोटल 23 पेयर्स होते हैं, तो उसमें से 1 से लेकर 22 ऑटोसोम्स बनाते हैं, और जो लास्ट वाला पेयर होता है 23rd पेयर जो होता है वो आपका एलोसोम होता है। एलोसोम या आप उसको सेक्स क्रोमोसोम बोल सकते हैं, मतलब XX हो सकता है या XY हो सकता है, ठीक है। तो अब आगे देखो हमको यहाँ पर क्या बताया गया। हम एक्चुअली आज क्या पढ़ने वाले हैं, हम ऑटोसोम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, हम ऑटोसोम्स के बारे में। हमारे टॉपिक का ही नाम है ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। इसका मतलब क्या, आपके ये जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें से जो ये 44 क्रोमोसोम्स हैं, ये 44 क्रोमोसोम्स जो कैरेक्टर ट्रांसमिट करते हैं या जो कैरेक्टर अपने साथ कैरी ऑन करते हैं, उन कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। उस इनहेरिटेंस को हम क्या बोलते हैं, या उन ट्रेट्स को हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। मतलब सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ के, आपके इंट्रोडक्शन में यही दिया गया है, सेक्स क्रोमोसोम को छोड़कर ऑटोसोम्स की मदद से जो कैरेक्टर्स आगे ट्रांसफर हो रहे हैं। जैसे समझो मम्मी के आँख का कलर आपको मिला है, पापा के कर्ली बाल हैं तो और आपके भी कर्ली बाल हैं, मतलब पापा के बाल वाला कैरेक्टर आपको मिला है। पापा की हाइट बड़ी है और आपकी हाइट बड़ी है, तो मतलब पापा के हाइट वाला कैरेक्टर आपको मिला है। मदर फेयर है और आपकी स्किन भी फेयर है, मतलब मम्मी गोरी है और आप भी गोरे हो, तो मम्मी के कलर वाला जीन आपको मिला है। तो ये जो ऑटोसोमल कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब जो फिजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, सेक्स कैरेक्टर को छोड़कर, सेक्सुअल ट्रेट को छोड़कर, जो कैरेक्टर्स आपको ऑटोसोम्स की मदद से मिलते हैं, इन 44 क्रोमोसोम्स की मदद से मिलते हैं,
उन ट्रेड्स को या उस इनहेरिटेंस को हम बोलते हैं ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं हम उसको? ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। ऑटोसोमल इनहेरिटेंस दो टाइप की होती है, एक ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स और एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स। और ये जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ये सेक्स क्रोमोसोम्स जो कैरेक्टर्स आगे ट्रांसफर करते हैं, दैट इज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। देखो एकदम सिंपल सी चीज है, 46 क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स में से 44 क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स हैं जो आपके बॉडी के कैरेक्टर्स डिसाइड करेंगे, आपकी हाइट, बॉडी कलर, वेट वगैरह वगैरह डिसाइड करेंगे। और जो लास्ट वाला पेयर है, जो बाकी के बचे 2 क्रोमोसोम्स हैं, वो आपका सेक्स डिसाइड करेंगे, आप मेल होगे कि फीमेल होगे। और मेल और फीमेल के क्रोमोसोम के वजह से कुछ कैरेक्टर्स आगे ट्रांसमिट होते हैं, तो सेक्स क्रोमोसोम्स के वजह से जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं उसको हम बोलेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। और ऑटोसोम्स की वजह से जो कैरेक्टर्स आगे ट्रांसफर हो रहे हैं, इनहेरिट हो रहे हैं, उनको हम बोलेंगे ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। सिंपल सा लॉजिक है। सेक्स क्रोमोसोम मतलब एक्स एंड वाई। सेक्स क्रोमोसोम कौन से होते हैं? एक्स एंड वाई। तो सेक्स क्रोमोसोम की वजह से जो कैरेक्टर्स आगे ट्रांसफर हो रहे हैं, बच्चे में जा रहे हैं, उन पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को हम बोलेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। उन पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। और जो कैरेक्टर्स ऑटोसोम्स की मदद से बच्चे में जा रहे हैं, मतलब जो 44 बचे हुए क्रोमोसोम्स हैं, उन क्रोमोसोम्स की मदद से बच्चे के अंदर जा रहे हैं, तो उन कैरेक्टर्स को हम बोलेंगे ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। अगर आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, तो जैसे समझो कि कोई कलर ब्लाइंडनेस या नाइट ब्लाइंडनेस, रात को दिखाई नहीं देता है, तो ये नाइट ब्लाइंडनेस वाला जीन सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेक्स क्रोमोसोम पे। तो नाइट ब्लाइंडनेस वाला जीन अगर बच्चे में आया है, मतलब वो सेक्स क्रोमोसोम से आया है। और अगर मैं बात करूं विडोज पीक की, मतलब आपके सर के आगे यहाँ पर देखो ऐसे बाल किसी किसी के ऐसे होते हैं, जैसे लगता है यहाँ पर हर किसी ने सिंदूर लगाया है, ऐसे वी शेप का हेयर लाइन होता है। ओके, मतलब यहाँ से ऐसे बाल होते हैं, आगे से ऐसे वी शेप बनाते हैं। तो ये वाला अगर स्ट्रक्चर आपको किसी की बॉडी में देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब उसको ये कैरेक्टर कहाँ से मिला है? ऑटोसोम से मिला है। तो कुछ कैरेक्टर्स ऑटोसोम से पास होते हैं, उन कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। और कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स सेक्स क्रोमोसोम से पास होते हैं, और उन इनहेरिटेंस को हम बोलते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में हम इसके जस्ट बात पढ़ेंगे, मतलब आज के टॉपिक के बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में बात करेंगे। आज के सेशन में हम स्पेसिफिकली ऑटोसोमल इनहेरिटेंस के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में? ऑटोसोमल इनहेरिटेंस के बारे में। मतलब ये जो 44 क्रोमोसोम्स हैं, टोटल 44, इन क्रोमोसोम्स में से कौन कौन से कैरेक्टर्स बच्चे में जा सकते हैं, कौन से नहीं जा सकते हैं, कौन से डोमिनेंट है, कौन से रिसेसिव है। तो हमको कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहली बात तो ऑटोसोमल इनहेरिटेंस दो टाइप के होते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स और ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स। ये क्या होता है हम पढ़ेंगे। कुछ एग्जाम्पल हमको क्या दिया गया है ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स का, मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर्स कौन से एक्सप्रेस होते हैं जाइगोट में। विडोज पीक। विडोज पीक मतलब क्या होता है? बाल, मतलब ऐसे जो फोरहेड रहता है, अभी जैसे मेरा अगर फोरहेड देखो तो बाल का जो लाइन है वो स्ट्रेट है, मतलब यहाँ से स्ट्रेट हेयर लाइन जा रहा है। लेकिन किसी किसी का यहाँ से ऐसा वी शेप का हेयर स्ट्रक्चर होता है, मतलब बाल पूरा ऐसे आता है, यहाँ से वी शेप बनाता है और फिर ऐसे जाता है। तो उस वी शेप हेयर लाइन को हम बोलते हैं विडोज पीक। और दूसरा कैरेक्टर कौन सा है? हंटिंगटन्स डिजीज। दूसरा कौन सा है? हंटिंगटन्स डिजीज। इस हंटिंगटन्स डिजीज में क्या होता है? इट इज़ ए इनहेरिटेड कंडीशन। ये क्या है? ये हंटिंगटन्स डिजीज एक टाइप की इनहेरिटेड कंडीशन है, जहाँ पर इंसान के या जो बच्चा है उसके नर्व सेल्स ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ब्रेन के जो नर्व सेल्स हैं वो नर्व सेल्स धीरे धीरे करके डिस्ट्रक्ट और डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये यूजुअली कौन से एज ग्रुप में होता है? ये 30 to 40 ईयर्स के एज ग्रुप में देखने को मिलता है। सो दैट इज हंटिंगटन डिजीज। और वो हंटिंगटन्स डिजीज कौन से इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है? ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स। देखो आपको समझ में आएगा हम क्या बारे में बात कर रहे हैं या क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको समझेगा। फिलहाल आपको यहाँ तक समझ में आना चाहिए कि ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 क्रोमोसोम्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है। स्टार्टिंग के 44 क्रोमोसोम्स मिलकर बनाते हैं ऑटोसोम्स, और लास्ट के 2 क्रोमोसोम मिलकर बनाते हैं एलोसोम्स, मतलब सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम्स के ऊपर जो, मतलब ऑटोसोम्स के जो क्रोमोसोम्स हैं, समझो ये समझो आपका ऑटोसोम वाला क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स हैं, इस क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स हैं, ये जीन्स अगर बच्चे में ट्रांसफर हो रही हैं तो उसको हम बोलेंगे ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। और सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स हैं, अगर मैं दूसरे कलर से बनाऊं, सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स हैं, अगर ये जीन्स हमको बच्चे में देखने को मिल रही है तो उसको हम बोलेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। यहाँ तक समझ में आया है? ओके।
अब आगे हमको ऑटोसोमल इनहेरिटेंस के दो एग्जाम्पल बताए गए हैं। एक होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स, मतलब जो कैरेक्टर डोमिनेंटली देखने को मिलते हैं जीनोटाइप में, और एक होता है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स। ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स के एग्जाम्पल क्या है? फिनाइल कीटोयूनेरिया, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब इट इज़ रिलेटेड टू अमीनो एसिड। आपके बॉडी में जो टोटल 20 अमीनो एसिड्स होती हैं, या नेचर में जो 20 अमीनो एसिड्स हैं, उसमें से एक फिनाइल एलेनिन करके जो अमीनो एसिड है, अगर वो बॉडी में ज़्यादा जमा हो जाए तो उससे अलग अलग एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं, मेंटल डिसेबिलिटी हो सकती है, बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी प्रॉपरली। तो वो सब फिनाइल कीटोन्यूरिया के वजह से होता है। और फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है? मतलब ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें जब बच्चा पैदा होता है तो वो पहले से डैमेज्ड होता है। मतलब बच्चे के जो लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं वो पहले से डैमेज्ड होते हैं और वो बच्चे ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते। सो सिस्टिक फाइब्रोसिस इज़ अ वेरी लीथल डिजीज़। और फिर लास्ट में आता है सिकल सेल एनीमिया। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। आपका आरबीसी जो है वो मून शेप का हो जाता है, मतलब श्रिंक हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, सो दैट इज सिकल सेल एनीमिया। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स मतलब ऑटोसोम क्रोमोसोम्स के वजह से जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं, और ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स मतलब जो रिसेसिव जीनोटाइप पे ही प्रेजेंट है। और डोमिनेंट और रिसेसिव का मतलब क्या होता है? डोमिनेंट मतलब जो खुद को एक्सप्रेस करेगा किसी भी कंडीशन में, और रिसेसिव मतलब क्या होता है? दोनों जीनोटाइप, जो दोनों गैमेट्स होते हैं वो रिसेसिव होने चाहिए, तो ही वो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया है? पक्का? आगे बढ़ें। ऑल राइट, तो अब हम बात करते हैं विडोज पीक की। किसकी बात करेंगे? विडोज पीक की। दोनों का एक एक एग्जाम्पल देखेंगे। ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट का भी एक एग्जाम्पल देखेंगे, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट का भी एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट का जो एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेन किया गया है, दैट इज विडोज पीक। ये पॉइंट्स मैंने टेक्स्ट बुक से ही लिखे हैं आपके शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, मतलब आप फटाक से आपको याद हो सके और कोई चीज़ मिस आउट भी ना हो, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको पॉइंटर्स दिए हैं। आप यही चीज़ अगर एग्जाम में भी लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सो विडोज पीक हमको क्या बताया गया है विडोज पीक के बारे में? दैट व्हाट इज अ विडोज पीक? अ प्रोमिनेंट वी शेप्ड हेयर लाइन। प्रोमिनेंट मतलब इजीली विजिबल। प्रोमिनेंट मतलब क्या होता है? इजीली विजिबल। तो यहाँ पर हमको क्या समझाया जा रहा है? अ प्रोमिनेंट वी शेप्ड हेयर लाइन। So we were talking about widow's peak, that is a prominent V line. widow's peak क्या होता है? easily visible V shaped hair line। मतलब आपके माथे पे अगर आपको V shape का हेयर लाइन दिखाई दे रहा है, आपका जो हेयर स्ट्रक्चर है आगे से ऐसा V shape बना रहा है और वो easily visible है, prominent मतलब easily visible है। A prominent V shaped hair line on forehead is described as widow's peak। उसको हम क्या डिस्क्राइब करते हैं? उसको हम बोलते हैं widow's peak। आपने देखा होगा किसी ना किसी फ्रेंड के घर पे किसी फ्रेंड की विडोज पीक होगी, या किसी के मम्मी पापा की विडोज पीक आपने देखी होगी, आपकी खुद की भी विडोज पीक हो सकती है। तो दैट इज जेनेटिक, वो जेनेटिक कैरेक्टर है। ओके, इट इज़ डिटरमाइंड बाय ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन। और वो कैसे आती है? इट इज़ अ ऑटोसोमल कैरेक्टर। वो क्या है? वो एक ऑटोसोमल कैरेक्टर है, मतलब वो ऑटोसोम्स से आई है। आपके जो 44 क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें से किसी एक क्रोमोसोम से वो कैरेक्टर पास ऑन हुआ है, और वो एक डोमिनेंट कैरेक्टर है। कैसा कैरेक्टर है? वो एक डोमिनेंट कैरेक्टर है। मतलब क्या बोला गया है? दोनों ही कंडीशन में वो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। मतलब इट अकर्स इन होमोजाइगस डोमिनेंट एज वेल एज इन हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। हमने जो क्रॉस ओवर पढ़ा था स्टार्टिंग में, मेंडल के जो क्रॉसिंग की टेक्निक हमने पढ़ी थी, तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर आप एक डोमिनेंट पेरेंट लेते हो, एक रिसेसिव पेरेंट लेते हो, तो आपको जो ऑफस्प्रिंग मिलेगा वो हेट्रोजाइगस मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑफस्प्रिंग हेट्रोजाइगस मिलेगा। तो ये जो विडोज पीक का कैरेक्टर है ये दोनों ही कंडीशन में एक्सप्रेस होगा। हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस होगा क्योंकि यहाँ पर भी डोमिनेंट जीन खुद को एक्सप्रेस करेगा, और अगर होमोजाइगस कंडीशन है तो दोनों ही डोमिनेंट जीन है, दोनों ही कैपिटल W है, मतलब डेफिनेटली विडोज पीक होगी। विडोज पीक कब नहीं दिखाई देती है? जैसे अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूँ, मेरा हेयर लाइन स्ट्रेट है, यहाँ पर V शेप का हेयर लाइन नहीं दिखाई दे रहा है, तो मेरे में रिसेसिव कैरेक्टर्स है। मेरे में ये विडोज पीक के कौन से जीन्स हैं? रिसेसिव जीन्स हैं। एक भी जीन डोमिनेंट नहीं है। अगर एक भी जीन डोमिनेंट होता तो मेरे सर के ऊपर विडोज पीक दिखाई देता, लेकिन विडोज पीक नहीं है, इसलिए मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि मेरे बॉडी में विडोज पीक के रिसेसिव जीन है। कौन से जीन है? विडोज पीक के रिसेसिव जीन है। सो इट इज डिटरमाइंड बाय ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन। इट अकर्स इन टू कंडीशंस, होमोजाइगस डोमिनेंट एंड हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब दोनों भी गैमेट्स कैपिटल होंगे, दोनों भी गैमेट्स डोमिनेंट होंगे, और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट मतलब दोनों भी गैमेट्स, एक गैमेट डोमिनेंट होगा, एक गैमेट रिसेसिव होगा, लेकिन अगर डोमिनेंट है तो वो डोमिनेंट ही खुद को एक्सप्रेस करेगा और रिसेसिव सप्रेस हो जाएगा। आगे देखो क्या बोला गया है? होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल्स मतलब मैं, क्योंकि मेरा विडोज पीक नहीं है,
तो मेरे पास कौन से गैमेट्स हैं विडोज पीक के? रिसेसिव गैमेट्स है। कौन से गैमेट है? रिसेसिव गैमेट्स, मतलब दोनों W स्मॉल है। सो होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल्स जीनोटाइप हैव अ स्ट्रेट हेयर लाइन। देखो मेरा यहाँ पर कोई विडोज पीक नहीं है, यहाँ पर ऐसा वी शेप का बाल दिख रहा है क्या आपको? मतलब वी शेप का हेयर लाइन दिख रहा है क्या? नहीं, माई हेयर लाइन इज स्ट्रेट। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं? दैट द पर्सन हैज रिसेसिव गैमेट्स। क्या है मेरे पास? रिसेसिव जीन्स है। सो होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल्स मतलब स्मॉल w जीनोटाइप हैव अ स्ट्रेट हेयर लाइन, ऐसा स्ट्रेट हेयर लाइन होता है, एंड दे शो नो विडोज पीक, वो विडोज पीक नहीं दिखाते हैं। बोथ मेल्स एंड फीमेल्स हैव इक्वल चांस ऑफ इनहेरिटेंस, और ये मेल या फीमेल के ऊपर नहीं रहता है, आपको मेल्स में भी विडोज पीक देखने को मिल सकते हैं, फीमेल्स में भी विडोज पीक देखने को मिल सकते हैं। सो इट इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू एनी सेक्स, इट इज़ जस्ट ट्रांसफर्ड और इट इज़ जस्ट इनहेरिटेड फ्रॉम ऑटोजोम्स। ऑटोजोम से ये कैरेक्टर ट्रांसफर होता है, ये मेल में भी देखने को मिल सकता है, फीमेल में भी देखने को मिल सकता है। बोथ मेल्स एंड फीमेल्स हैव इक्वल चांस ऑफ इनहेरिटेंस। इट्स जस्ट दैट कि दोनों में से कोई एक डोमिनेंट होना चाहिए। अगर दोनों जीन्स रिसेसिव होंगे तो आपका हेयर लाइन स्ट्रेट होगा, और अगर एक भी जीन डोमिनेंट होगा तो आपका जो हेयर लाइन है, आपके सर का जो हेयर लाइन है, वो आपको वी शेप का देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा? वी शेप का। सो दिस वॉज अबाउट विडोज पीक। ये हमने किसका एग्जाम्पल देखा? ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट का एग्जाम्पल देखा। किसका देखा? ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट। अब एक एग्जाम्पल हम देखेंगे ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट का, और उसमें का कौन सा एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है? फिनाइल कीटोन्यूरिया। किसके बारे में बताया गया है? फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो उसके बारे में देखते हैं। इतना पक्का समझ में आया है? स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप नोट्स बना सको। आगे बढ़ें। ऑल राइट, so we understood about widow's peak. Now let us try to understand about autosomal recessive inheritance. अब हम कौन सा टाइप का एग्जाम्पल देख रहे हैं? ऑटोजोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस, मतलब जहाँ पर दोनों के दोनों जीन्स रिसेसिव होने चाहिए। विडोज पीक कैसा कैरेक्टर है? विडोज पीक ऑटोजोमल डोमिनेंट कैरेक्टर है, मतलब यहाँ पर डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होगा तभी ये कैरेक्टर देखने को मिलेगा। फिनाइल कीटोन्यूरिया कौन सा एग्जाम्पल है? PKU। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, मतलब यहाँ पर दोनों के दोनों जीन्स रिसेसिव होना कंपलसरी है। तो इसके बारे में पहले समझ लेते हैं कि PKU फिनाइल कीटोन्यूरिया का मतलब क्या होता है। फिनाइल ये एक वर्ड रिलेटेड है अमीनो एसिड से। कौन से अमीनो एसिड से? फिनाइल एलेनिन। हमारे बॉडी में कौन सी एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड होती है? फिनाइल एलेनिन। इस अमीनो एसिड से ये डिसऑर्डर रिलेटेड है। अब इस डिसऑर्डर में होता क्या है? एक पर्टिकुलर एंजाइम रिस्पॉन्सिबल चाहिए होती है, तो वो एंजाइम जब आपकी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होती है तो आपका जो अमीनो एसिड फिनाइल एलेनिन है वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता है। अगर फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो ये जमा होते जाएगा, मतलब अगर आप इस अमीनो एसिड को ब्रेक डाउन नहीं करोगे तो ये अमीनो एसिड एक्यूमुलेट हो जाएगी, जमा हो जाएगी, और अगर ये अमीनो एसिड एक्यूमुलेट हो जाएगी तो उसके वजह से क्या होगा? जो भी बच्चा या जो भी इंसान है उसके ब्रेन डेवलपमेंट पे असर हो सकता है, उसका ग्रोथ स्लो हो सकता है, उसका बॉडी ग्रोथ स्लो हो सकता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज से वो सफ़र कर सकता है। इट कैन ऑल्सो कॉज मेंटल रिटार्डेशन। और एक्सेस फिनाइल एलेनिन की वजह से क्या होता है? वो जो एक्स्ट्रा फिनाइल एलेनिन है वो यूरिन की मदद से बाहर निकलती है, और इस वजह से हम उस बीमारी को बोलते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये डिसऑर्डर आता कैसे है। इट इज़ एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर, मतलब ये माँ से या पेरेंट से बच्चे को मिलता है, नॉट स्पेसिफिकली मदर। फादर या मदर किसी के अंदर भी ये जीन हो सकता है, और उनके ऑटोजोम्स से ये जीन आगे ट्रांसफ़र हो सकता है। ऑटोजोम्स मतलब क्या होते हैं? 44 क्रोमोजोम्स में से कोई पर्टिकुलर क्रोमोजोम। हम सेक्स क्रोमोजोम की यहाँ बात कर ही नहीं रहे हैं। सो इट इज़ एन इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये कौन सा डिसऑर्डर है? एक तरीके का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्यों बोला जा रहा है इसको? क्योंकि ये एक अमीनो एसिड को मेटाबोलाइज करता है। क्या करता है? मेटाबोलाइज करता है, लेकिन यहाँ पर उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, इस वजह से ये बीमारी देखने को मिलती है। बेसिकली हमारी बॉडी में जो फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड क्या काम करती है? प्रोटीन बनाने का काम करती है। क्या करती है? प्रोटीन बनाने का काम करती है। लेकिन अगर ये अमीनो एसिड फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हुई तो हमको मेंटल ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा, मतलब हमको मेंटल ग्रोथ में रिटार्डेशन देखने को मिलेगा। इसीलिए हम इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मतलब फिनाइल एलेनिन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है। मेटाबॉलिज्म मतलब उसका ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है। सो इट इज़ एन इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये कैसा डिसऑर्डर है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो कि इनबॉर्न होता है, मतलब बच्चा जब पैदा होता है तो उसी टाइम पे ये डिटेक्ट कर लिया जाता है। इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू रिसेसिव ऑटोजोमल जीन्स, और ये कौन से जीन की वजह से होता है? रिसेसिव ऑटोजोमल, मतलब दोनों जीन्स जब आपके रिसेसिव होंगे तब आपको ये डिसऑर्डर एक्सप्रेस होगा। ओके, व्हेन रिसेसिव जीन्स आर प्रेजेंट इन होमोजाइगस कंडीशन, जब दोनों रिसेसिव जीन्स होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं, मतलब स्मॉल p ऐसा इमेजिन करो, मैंने p ऐसे ही कोई भी रैंडम अल्फाबेट लिया है,
तो अगर दोनों रिसेसिव जीन्स होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होंगे, होमोजाइगस मतलब क्या होता है, सेम जीन्स, तो अगर दोनों जीन्स छोटे छोटे हैं मतलब रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट है, तो उसके वजह से क्या होगा, एक एंजाइम बनेगा। क्या बनेगा, एक एंजाइम बनेगा, सॉरी एक एंजाइम नहीं बनेगा, दैट इज फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम इज नॉट प्रोड्यूस्ड। अगर आपके ये PKU वाले जीन्स डोमिनेंट कंडीशन में प्रेजेंट हैं या एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, तो ये एंजाइम बनेगा। लेकिन अगर दोनों जीन रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट है, कौन से कंडीशन में, व्हेन रिसेसिव जीन्स आर प्रेजेंट इन होमोजाइगस कंडीशन, मतलब दोनों जीन्स होमोजाइगस है और रिसेसिव है, स्मॉल p ऐसे दोनों जीन्स अगर प्रेजेंट है एक साथ होमोजाइगस कंडीशन में, तो ये एंजाइम नहीं बनेगा। एंजाइम का काम क्या होता है, किसी भी बड़े से प्रोडक्ट को मेटाबोलाइज करना, मतलब बड़े प्रोडक्ट को छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन करना। लेकिन यहाँ पर अगर ये एंजाइम नहीं बना तो फिनाइल एलेनिन का ब्रेक डाउन नहीं होगा, और ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है मतलब मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है। मेटाबॉलिज्म नहीं होता है इसीलिए इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। सो व्हेन रिसेसिव जीन्स आर प्रेजेंट इन होमोजाइगस कंडीशन, मतलब जब दोनों रिसेसिव जीन्स साथ में प्रेजेंट होते हैं होमोजाइगस कंडीशन में, दोनों साथ में स्मॉल हैं, तो उस टाइम पे कौन सा एंजाइम नहीं बनता है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। विच एंजाइम इज नॉट प्रोड्यूस्ड, फिनाइल एलेनिन, दिस इज अमीनो एसिड, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, मतलब ये एंजाइम जो फिनाइल एलेनिन को ब्रेक डाउन करने वाला था वो नहीं बनेगा। अगर ये एंजाइम नहीं बनेगा तो क्या होगा, दिस एंजाइम इज एसेंशियल फॉर कन्वर्जन ऑफ फिनाइल एलेनिन इनटू टायरोसिन। ये एंजाइम क्या काम करता है, ये फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सी एंजाइम जो है, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो है, ये हमारे फिनाइल एलेनिन को ब्रेक करके टायरोसिन बनाता है। क्या करता है, फिनाइल एलेनिन को मेटाबोलाइज करके ब्रेक डाउन करके टायरोसिन बनाता है। लेकिन जब एंजाइम ही नहीं है, तुमको अगर ग्रीटिंग कार्ड बनाना है तो ग्रीटिंग कार्ड बनाने के लिए कैंची की ज़रूरत है, सीजर की ज़रूरत है। सीजर ही नहीं है तो तुम ग्रीटिंग कार्ड कैसे बनाओगे, मतलब हाथ से फाड़ोगे, स्केल से फाड़ोगे, दैट इज अनदर थिंग। बट मैं एक हाइपोथेटिकल कंडीशन दे रही हूँ कि जो चीज़ असेंशियल है, जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना वो काम हो ही नहीं सकता, अगर वही चीज़ नहीं है तुम्हारे पास तो तुम कैसे, बिना चाबी के ताला खुल सकता है क्या नॉर्मल कंडीशंस में, नहीं, बिना चाबी के ताला नहीं खुल सकता। उसी तरीके से बिना एंजाइम के मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकता। यहाँ पर फिनाइल एलेनिन का मेटाबॉलिज्म कौन कर रहा है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। लेकिन अगर हमारे फिनाइल कीटोन्यूरिया के जीन्स रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट हैं तो ये एंजाइम नहीं बनेगा। ये एंजाइम नहीं बनेगा तो क्या होगा, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एंजाइम फिनाइल एलेनिन इज नॉट कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन। अगर ये एंजाइम प्रेजेंट होता तो फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता, लेकिन एंजाइम एब्सेंट है। एंजाइम क्या है, एब्सेंट है। एंजाइम एब्सेंट है, इसके वजह से क्या होगा, ये फिनाइल एलेनिन जो टायरोसिन में बनने वाला था उसका कन्वर्जन स्टॉप हो जाएगा। सो फिनाइल एलेनिन इज नॉट कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन। क्या बताया मैंने इधर पे, फिनाइल एलेनिन इज नॉट कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन। आपको ऐसा लिखना नहीं है, मैंने सिर्फ आपके एक्सप्लेनेशन के लिए बताया है, आपको पूरा सेंटेंस फॉर्म में लिखना है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम फिनाइल एलेनिन इज नॉट कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन। क्योंकि एंजाइम ही नहीं है तो फिनाइल एलेनिन का मेटाबॉलिज्म ही नहीं होगा, बिना चाबी के ताला खुलेगा ही नहीं। हेंस उसके वजह से क्या होगा, अगर फिनाइल एलेनिन का ब्रेकडाउन नहीं हुआ तो तुम्हारे पास फिनाइल एलेनिन वैसे के वैसे फॉर्म में ही प्रेजेंट है, मतलब रॉ फॉर्म में ही प्रेजेंट है, तो क्या होगा, फिनाइल एलेनिन प्लस इट्स डेरिवेटिव्स। अगर हमारा फिनाइल एलेनिन का ब्रेकडाउन नहीं हुआ तो क्या होगा, फिनाइल एलेनिन प्लस, ये प्लस बनाया मैंने, प्लस मतलब एंड, सो हेंस फिनाइल एलेनिन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स मतलब फिनाइल एलेनिन के अलग अलग टाइप्स, अलग अलग स्ट्रक्चर्स, अलग अलग फॉर्मेट। डेरिवेटिव्स मतलब क्या होता है, किसी एक प्रोडक्ट के अलग अलग टाइप्स। ओके, so hence phenylalanine and its other types and its derivatives they get accumulated in blood and CSF। क्या होगा, अगर मैं किसी चीज़ को ब्रेक डाउन नहीं कर रही हूँ, जैसे आपकी बॉडी में फैट है, फैट को ब्रेक डाउन करके हम ऑयल बनाते हैं और अदर वाटर प्रोडक्ट्स रिलीज करते हैं, लेकिन अगर फैट ब्रेक डाउन नहीं होगा तो फैट बॉडी के अंदर डिपॉजिट होने लग जाएगा, और फैट डिपॉजिट होगा तो आर्टरीज ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाएगा और बहुत सारी बीमारियां स्टार्ट हो जाएंगी। उसी तरीके से अगर फिनाइल एलेनिन का मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा, क्योंकि ये एंजाइम नहीं बना तो फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हुआ, फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हुआ तो फिनाइल एलेनिन क्या हो जाएगा, अक्यूमुलेट हो जाएगा। अक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा हो जाएगा, जमा हो जाएगा, इट विल गेट कलेक्टेड। कहाँ पर जमा होगा ये, ब्लड और सीएसएफ में। कहाँ पर जमा होगा ये, ब्लड और सीएसएफ। सीएसएफ मतलब क्या होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, मतलब आपके ब्रेन के, आपका जो ब्रेन का स्कल है, मतलब आपके ब्रेन के जो बोन्स हैं उनके बीच में जो लिक्विड प्रेजेंट होता है, वाइट कलर का जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो ब्रेन की बोन्स को और ब्रेन के अंदर के मसल्स को थोड़ा बहुत मूवमेंट अलाउ करता है और फ्रिक्शन होने से रोकता है,
उस फ्लूइड को हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो मीन्स ब्रेन, स्पाइनल मीन्स योर स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में और ब्रेन के बोन्स के, स्कल के गैप्स के बीच बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट है, जो लिक्विड प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड विच एक्ट्स एज शॉक एब्जॉर्बेंट। आप इसके बारे में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे। बेसिकली हमको यहाँ पे क्या पढ़ना है कि अगर फिनाइलएलैनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो ये फिनाइलएलैनिन कहाँ पर जमा हो रहा है? इट इज़ गेटिंग अक्यूमुलेटेड इन ब्लड एंड इन CSF। अब अगर हमारा फिनाइलएलैनिन ब्रेन के लिक्विड में जमा हो जाएगा तो वो ब्रेन के सेल्स को मारना स्टार्ट कर देगा, जो हमारे नर्व सेल्स हैं उनको मारना स्टार्ट कर देगा या उनका ग्रोथ स्टॉप कर देगा। तो उसके वजह से क्या होगा? इट अफेक्ट्स, मतलब ये जो अक्यूमुलेशन है, इस अक्यूमुलेशन के वजह से क्या अफेक्ट देखने को हमको मिल रहे हैं? इट अफेक्ट्स ब्रेन डेवलपमेंट। आपके ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं होगी, आपके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ देखने को मिल सकते हैं, ब्रेन की स्लो ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जिसके वजह से आपकी बॉडी की ग्रोथ भी रुक जाएगी, क्योंकि ब्रेन हेल्दी रहेगा तो बॉडी हेल्दी रहेगी। सो इट अफेक्ट्स ब्रेन डेवलपमेंट। इट ऑल्सो कॉजेज मेंटल रिटार्डेशन। मतलब बहुत बार क्या होता है कि इंसान पागल भी हो जाता है, मतलब वो अपने सेंसेस खो बैठता है। ओके, एक्सेस फिनाइलएलैनिन, इसके बावजूद अगर बहुत ज़्यादा फिनाइलएलैनिन प्रेजेंट है तो वो फिनाइलएलैनिन अब कहाँ से एक्सक्रीट होगा? इट विल गेट एक्सक्रीटेड इन यूरिन। वो यूरिन से बाहर निकलेगा क्योंकि अमीनो एसिड है। ओके, सो किडनी उसको फिल्टर करके बाहर निकालेगी। और अगर आपको चेक करना है कि आपकी बॉडी में फिनाइलएलैनिन ज़्यादा है कि नहीं है तो इसके डायग्नोसिस के बहुत सारे तरीके हैं और सबसे सिंपल और बेसिक तरीका है यूरिन टेस्ट करना। यूरिन में अगर फिनाइलएलैनिन देखने को मिला, इसका मतलब कि आपके बॉडी में ये एंजाइम नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर ये एंजाइम बनता, फिनाइलएलैनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम अगर बनता तो फिनाइलएलैनिन बचता ही नहीं, वो कन्वर्ट हो जाता टायरोसिन में। लेकिन ये एंजाइम नहीं बना है, इसके वजह से आपका फिनाइलएलैनिन जो है वो यूरिन से निकल रहा है और इसीलिए इस डिसऑर्डर को हम बोलते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। मतलब कि यूरिन से आपका ये फिनाइलएलैनिन बाहर आ रहा है। ओके, तो ये एक इनबॉर्न डिसऑर्डर है, मतलब ये आपको पेरेंट्स से मिलता है। इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर, ये अपने आप नहीं बनता है बॉडी में। तो ये था फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में। आपको डिस्टिंग्विश पूछ सकते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन विडोज पीक एंड फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो आप पहले लिखोगे इट इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, इट इज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। यहाँ पर क्या होता है, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और यहाँ पर क्या होता है, आपका हेयर लाइन जो होता है वो वी शेप का होता है। यहाँ पर जीन्स दोनों के दोनों जो है रिसेसिव होने चाहिए और होमोजाइगस कंडीशन में होने चाहिए। यहाँ पर होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट दोनों कंडीशंस चल सकते हैं कैरेक्टर्स एक्सप्रेस करने के लिए। यहाँ पर अगर आपके जीन होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट है तो आपका एंजाइम प्रोडक्शन नहीं होगा, एंजाइम प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिनाइलएलैनिन का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, फिनाइलएलैनिन का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो फिनाइलएलैनिन ब्लड और CSF में एक्यूमुलेट हो जाएगा। फिनाइलएलैनिन अगर ब्लड और CSF में एक्यूमुलेट हो जाएगा तो उसके वजह से ब्रेन डेवलपमेंट स्टॉप हो जाएगी, जिसके वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है और जो एक्सेस फिनाइलएलैनिन है वो यूरिन की मदद से बाहर निकलेगा और इसीलिए इस डिसऑर्डर को हम बोलते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। लास्ट में आपको जो एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है टेक्स्ट बुक में कि ये जो ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं, चाहे डोमिनेंट डिसऑर्डर हो चाहे रिसेसिव डिसऑर्डर हो, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स दे अपीयर इन बोथ सेक्सेस विथ इक्वल फ्रीक्वेंसी। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर भी हमको दोनों सेक्सेस में देखने को मिलता है। देखो इधर पे क्या बताया है, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स हैव इक्वल चांस ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब आपको विडोज पीक मेल्स और फीमेल्स दोनों में देखने को मिल सकती है। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट कैरेक्टर है, फिर भी ये दोनों में देखने को मिल सकता है। तो उसी तरीके से ऑटोसोमल रिसेसिव जीन्स जो हैं, मतलब फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये भी सिर्फ मेल में होगा या फीमेल में होगा ऐसा नहीं है। बोथ सेक्सेस विथ इक्वल फ्रीक्वेंसी में ये देखने को मिल सकता है, मतलब मेल्स में भी देखने को मिल सकता है, फीमेल्स में भी देखने को मिल सकता है। These traits tend to skip generations। ये लास्ट लाइन का मतलब क्या है कि ये जो कैरेक्टर्स होते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया या विडोज पीक के जो कैरेक्टर्स होते हैं ये जनरेशन स्किप करते हैं। जनरेशन स्किप करते हैं मतलब समझो अगर आपके ग्रैंडफादर को फिनाइल कीटोन्यूरिया था तो आपके फादर में नहीं होगा लेकिन आप में हो सकता है, मतलब एक जनरेशन का गैप हो सकता है। ओके, उसको हम बोलते हैं स्किपिंग जनरेशंस। सो दिस वाज एक्सप्लेनेशन अबाउट फिनाइल कीटोन्यूरिया एंड दिस वाज द एक्सप्लेनेशन अबाउट विडोज पीक। तो आज हमने बात की ऑटोसोमल इनहेरिटेंस के बारे में, मतलब जो आपकी बॉडी में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें से जो 44 क्रोमोसोम्स हैं जिनका सेक्स क्रोमोसोम से कोई लेना देना नहीं है, ऑटोसोम्स जो हैं वो ऑटोसोम्स कैसे टाइप के होते हैं, उनके वजह से कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं, मतलब ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, दोनों का एक एक एग्जांपल हमने डिटेल में स्टडी किया। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने हैंड रिटन नोट्स दिए हैं तो आपको अच्छा लगेगा, आपको पढ़ने में आसानी होगी
और फिर भी अगर कोई डाउट है तो मेक श्योर दैट यू क्लियर योर डाउट इन अवर कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कर देना और कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर देना दैट यू लाइक्ड द वीडियो एंड यू विल गेट द नेक्स्ट सेशन सून। पहले ये सेशन पढ़ लो, उसके बाद आपको तुरंत नेक्स्ट सेशन मिलेगा। आई होप दैट यू आर एंजॉइंग योर स्टडिंग। प्लीज़ कीप लर्निंग, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, सी यू सून।